नमस्कार, मैं हूं अजय। संपूर्ण लॉकडाउन और 7 दिन गुजर चुके हैं, तो किस तरह की तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, आइए डालते हैं एक एक तस्वीरों पर नजर। यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अब तक संख्या 103 पर पहुंच गई है। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना पॉजिटिव की तादाद 39 पहुंची है। मेरठ में 19, आगरा में 11, लखनऊ में 9 अब तक मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद में 8, बरेली में 6 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वाराणसी और पीलीभीत में 2-2, लखीमपुर खीरी, कानपुर, मुरादाबाद में 1-1, शामली, जौनपुर, बागपत, बुलंदशहर में भी 1-1 मरीज पाए गए हैं। 261 लोगों में कोरोना के लक्षण दिखे हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है जिन्हें। तो संपूर्ण लॉकडाउन के 7 दिन बाद इस वक्त की 10 बड़ी खबरें कोरोना से जुड़ी हुई क्या है। पहली, दुनिया में कोरोना के मरीज 8 लाख की संख्या को पार कर चुके। दुनिया में मौत का आंकड़ा 38,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। 178 देशों में कोरोना फैल चुका है। भारत में कोरोना की संख्या 1200 के पार पहुंच गया है। मौत का आंकड़े की बात करें भारत में, तो ये 32 लोग इसके कोरोना के शिकार बन चुके हैं। 102 लोग अब तक ठीक हुए हैं कोरोना से। यूपी में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 103 पर है अभी, और गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 39 सबसे ज्यादा यूपी में। केरल में मरीजों की संख्या 202, देश में सबसे ज्यादा यहां पर। महाराष्ट्र में 198 लोग कोरोना के शिकार अब तक कोरोना पॉजिटिव। और इस सब के बीच तबलीगी जमात के कांड ने कोहराम मचा दिया है। बहुचर्चित कार्यक्रम तबलीगी जमात का, इसको लेकर आगरा में बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां 46 लोगों को पुलिस ने पकड़ा है और उन्हें क्वारंटीन किया है। तबलीगी जमात में शामिल होने वालों की अब धरपकड़ शुरू हो गई है। ये लोग छुप कर बैठे थे और जो कोरोना का संक्रमण है उसे फैलाने की एक तरह से साजिश थी। ये आप देख सकते हैं, ये मधु रिसोर्ट है और यहाँ बड़ी संख्या में करीब 46 लोग लाए गए हैं। हम कैमरामैन बंटी से कहेंगे जरा क्लोज करें, उसको दिखाएं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, तो ये वही लोग हैं जो तबलीगी जमात के में जो लोग शामिल हुए थे उनके कांटेक्ट में आए या फिर ये लोग शामिल हुए। तो ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए 8 थानों की पुलिस लगी है और एम्बुलेंस की टीमें जा करके तुरंत इनको ला रही हैं यहाँ और मधु रिसोर्ट में रखा जा रहा है। मधु रिसोर्ट में देख सकते हैं आप, डॉक्टरों की भी तैनाती है। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। तो समाज के भीतर रहकर ही खुद सामने ये लोग जब नहीं आए, तबलीगी जमात में शामिल हुए, उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार से जब निर्देश आया तो सजग हुए, लिस्ट भी आई। उसके बाद यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। कई एम्बुलेंस की टीमें निकल पड़ी हैं, पुलिस की टीमें लग गई हैं और अब एक एक करके सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है और सभी लोगों को यहाँ लाया गया है और इनकी जांच होगी। जांच के बाद यदि कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज 18 आगरा। और न्यूज 18 ऐसे सभी लोगों से अपील करता है जो तबलीगी जमात के इस जलसे में शरीक हुए थे कि वो खुद को बताएं, सामने लाएं। कोई अपराध ऐसा नहीं किया है उन्होंने, छिपकर अपराध कर रहे हैं, तो बताएं अथॉरिटी को, पुलिस को कि वो शामिल होकर आए हैं और अपनी जांच करवाएं। अपने आप को और अपने परिवार को आप महफूज तभी रख सकते हैं, छिपे रहे। और अगर आप पॉजिटिव हैं, जैसे कि कई लोग अब तक सामने आ चुके हैं पॉजिटिव, तो फिर आप बड़े खतरे में खुद को और परिवार को और देश को डाल रहे हैं। तो सामने आइए। और चारों तरफ कोरोना से लड़ने के लिए लोग खामोश हैं, शांत हैं, घरों में बंद हैं, मगर यूपी के बागपत में अशांति फैलाने वाले लोग कैसे जुट गए, जिनके खिलाफ अब पुलिस ने कार्रवाई की है। शांति से पूरा देश अपने घरों में रह रहा है, लेकिन कुछ लोगों को अमन और चैन पसंद नहीं। यही वो लोग हैं जिन्हें दुनिया का दुश्मन माना जाता है, क्योंकि इन्हें किसी भी तरह की कोई परवाह नहीं है। अपना डंका बजना चाहिए, बाकी सब कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसे लोगों पर जब पुलिस का डंडा चलता है तब होश ठिकाने आते हैं। यही लोग हैं जो अमन और चैन के दुश्मन हैं, जिन्हें शांति से रहने में मजा नहीं आता, क्योंकि खून खराबा करना इनके खून में है। हर समय गाली जुबान पर होती है और पत्थर हाथ में होते हैं, क्योंकि इनके सर पर शूरवीर बनने का फितूर चढ़ा है। इस वारदात की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को भी दबंगों ने निशाना बना लिया, जिससे एक सिपाही जख्मी हो गया। सर, हम अपने घर बैठे हुए थे फैमिली के साथ और कुछ आदमी बाहर गाली गलौज कर रहे थे। मेरे भाई ने उनको बोला
कि भाई परों को गाली दे लो आप। तो उन्होंने मेरे भाई पे मारपीट करी। वो भूरे के लड़के हैं, जिसका नाम आदिल है, एक का नाम सानू है, और उन्होंने बहुत मारपीट करने के बाद हम दरअसल बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के कसेवान कॉलोनी में भूरा आदिल पक्ष के लोगों ने इकराम पक्ष को निशाना बना लिया। खबर है कि इकराम के भाई ने लोगों को गाली गलौज करने से मना किया, जिससे गुस्साए आदिल पक्ष के लोगों ने इकराम के भाई की जमकर पिटाई की, जिसकी शिकायत परिवार वालों ने पुलिस थाने में की और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को भी भूरा आदिल पक्ष के लोगों ने निशाना बनाया। इससे निपटने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। न्यूज़ 18 के लिए बागपत से शहजाद राव की रिपोर्ट। तो कोरोना वायरस का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1200 के पार अब पहुंची है। यूपी में लगातार मरीजों में इजाफा ही हो रहा है और सबसे ज्यादा असर नोएडा में दिख रहा है, जहां कई सोसाइटीज और अस्पताल को सील कर दिया गया है। यूपी में कोरोना वायरस लगातार अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है। सबसे ज्यादा चिंता की बात नोएडा में है। कोरोना पर कंट्रोल कैसे पाया जाए, ये सवाल सबके जहन में है। नोएडा में लगातार बढ़ते कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद समीक्षा की। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए ताकि जमीन पर असर दिखाई दे। ऐसे में ग्रेटर नोएडा के गामा 2 सेक्टर में संजीवनी अस्पताल को सील कर दिया गया, क्योंकि इस अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला था। अब अस्पताल में 3 दिन तक न कोई आ सकेगा और न ही अस्पताल में किसी मरीज को भर्ती किया जा सकेगा। इन 3 दिनों में अस्पताल को सैनिटाइज किया जाएगा, तब जाकर अस्पताल को दोबारा खोला जाएगा। ऐसी कार्रवाई पहली बार नहीं हो रही। नोएडा की जिन सोसाइटीज में कोरोना मरीज मिले, उनको सीज किया गया है। हाल में एक कंपनी से 11 कर्मचारियों में कोरोना वायरस मिलने की पुख्ता जानकारी सामने आने के बाद कंपनी पर केस दर्ज हुआ और फिर उसको सीज कर दिया गया। वहीं दादरी के बिशौली गांव में भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव को 3 दिन के लिए प्रशासन ने सीज कर दिया। ऐसे में जिन सोसाइटीज में कोरोना वायरस मिल रहा है और उसकी जानकारी प्रशासन को जैसे ही मिलती है, वैसे ही कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि नोएडा में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए कम्युनिटी ट्रांसफर की आशंका ज्यादा बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार से लेकर प्रशासन तक कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए सतर्कता बरत रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और दिल्ली में तबलीगी जमात का एक कार्यक्रम आयोजित होता है। हजारों की तादाद में लोग शामिल होते हैं और 1-2 राज्यों के लोग नहीं, बल्कि इसमें कई राज्य और कई देश के लोग हिस्सा लेते हैं। अब वहां से ये लोग हर राज्यों में पहुंच जाते हैं और फिर कोरोना इनके जरिए फैलना शुरू होता है। ये कहानी है तबलीगी जमात के इस कार्यक्रम की, जो 18 को दिल्ली में हुआ। अब हर राज्य में पुलिस और यूपी उत्तराखंड में भी इन्हें तलाशने में लगी हुई है। तबलीग ने सबकी हवा टाइट कर दी, क्योंकि इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों में कई लोगों की कोरोना वायरस की चपेट में आने से मौत हो गई। इस खबर के सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैल गई। इस डर के पीछे की कहानी को इन आंकड़ों से समझिए। दिल्ली के निजामुद्दीन तबलीग में यूपी के 156 लोग शामिल हुए, उत्तराखंड के 34 लोग शामिल हुए। इस लिस्ट में अगर दिल्ली को छोड़ दें तो तमिलनाडु से सबसे ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया और फिर यूपी का नंबर आता है, जिसकी तस्वीर यूपी के लोगों को भी डराने लगी है। इस खबर के सामने आने के बाद सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए। अब जमात में शामिल लोगों की पहचान की जिम्मेदारी प्रशासन की है। फिलहाल सीएम ने विस्तार से जांच की बात कही है। 19 जिलों में तबलीग कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को ढूंढना होगा। उनको क्वारंटीन करने की जिम्मेदारी भी प्रशासन की है। जितने भी 157 लोग आए थे, उसमें से 95% लोग ट्रेस हो गए हैं। लोगों में डर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तबलीग जमात में सिर्फ एक शहर के लोग नहीं थे, बल्कि गाजियाबाद के 12 लोग शामिल थे, वाराणसी के 8 लोग शामिल थे, भदोई का एक व्यक्ति शामिल था। जमात में शामिल होने वाले 9 लोग बहराइच में हैं, जिनको मस्जिद में क्वारंटीन किया गया। बिजनौर में 8 लोग मिले हैं जो तबलीग का प्रचार प्रसार करते हैं। ऐसे में मेरठ प्रशासन ने सख्ती बरती है। बिना प्रशासन को बताए मस्जिद में विदेशी मौलवियों को ठहराने का मामला सामने आने के बाद FIR दर्ज की गई है। साथ ही इस मस्जिद में ही 19 लोगों को क्वारंटीन किया गया है।
सीएम योगी की सख्ती का असर जमीन पर दिखाई देने लगा है। शामली में प्रशासन ने 15 लोगों की जांच की। इन लोगों में कोरोना के लक्षण नहीं मिले, लेकिन क्वारंटीन के सख्त निर्देश दिए हैं। दरअसल शामली के भैसानी गांव में 15 लोग बांग्लादेश से आए हैं जो खुलेआम घूम रहे थे। वैसे अभी वक्त है जो लोग तबलीग कार्यक्रम में शामिल हुए वो बाहर आकर खुद का टेस्ट कराएं और खुद को बचाने के साथ लोगों को बचाएं। लेकिन सवाल है कि नाकामी किसकी थी? ये बात सब जानते हैं, लेकिन अपनी अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हर कोई एक विलेन ढूंढ रहा था, जो फिलहाल तबलीग जमात के लोग हैं। लेकिन प्रशासन को बताना चाहिए कि उनकी बिना जानकारी के कैसे ऐसे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है इसी तबलीगी जमात से जुड़ी हुई। तबलीगी जमात के एक मौलाना साद का एक ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है। ये ऑडियो क्लिप जमात की तकरीर का है। ऑडियो क्लिप में मौलाना कोरोना को मुसलमानों के खिलाफ डराने की साजिश बता रहे हैं। आपको पता है कि मौलाना साद तबलीगी जमात दिल्ली का प्रमुख है और दिल्ली पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। आप भी सुनिए मौलाना क्या कह रहा है। कैमरा बंद कीजिए ना। मुझसे भाग जाओगे? कौन सी कि क्या तुम मुझसे भाग जाओगे? तुम मुझसे भाग जाओगे? कौन सी ऐसी जगह है जहां तुम अल्लाह ताला के कुदरत के निजाम और कुदरत के दायरे से बाहर निकल जाओगे? बताओ। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। कुरान में किसी जगह जगह समझा के अल्लाह ने, तुम मौत से भाग के जाओगे कहां? तुम इसे भागोगे कहां जाओगे? भाग के बातों में आकर नमाजें छोड़ो। इन बातों में आप फरमाए जिन, इसलिए इससे बड़ी है कि हम आमाल की निस्बत पर जमा होंगे तो अल्लाह ताला इन हलकों में ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे, और वहां आप दिन होगा दूसरों का आबाद करो। दूसरा काम यह है वो मुसलमान को बीमारी से बचाने के बहाने से मुसलमानों को अमल से रोकने के लिए वो गालिब आ गई हैं। उन्हें तरकीब नजर आ गई कि मौका है मुसलमानों को अमल से रोकने और बखेरने का, ताकि इनके दिलों में हमेशा के लिए ये बात बैठ जावे कि भाई बीमारी उड़कर लगती है, किसी से मुसाफा ना करो, बीमारी लग जाएगी। किसी के पास चलकर मत जाओ, किसी के पास मत बैठो। अरे आज अगर इस बीमारी की वजह से मुसलमान का अकीदा बन जाता है, बीमारी खत्म हो जाएगी, मगर ये अकीदा खत्म नहीं होने का। एक प्रोग्राम बनाया गया है, जी हाँ, ऐसा नहीं है, प्रोग्राम बनाया गया है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग करने और इन्हें गैरों की तरह अछूत बनाने के लिए ये बहाना अच्छा है। ये बहाना अच्छा है। आपने सुना दिल्ली के इस तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना मोहम्मद साद का ये ऑडियो कि ये प्रोग्राम बनाया गया है, ये साजिश रची गई है कि मुसलमानों को मुसलमान से अलग किया जाए, सबको दूर किया जाए। शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली से हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। शंकर, ये बातें कहकर लोगों को इकट्ठा किया गया, 3,500 लोगों को तकरीबन यहां पर, और अब पूरे देश में यही जमात कोरोना को फैला रहा है। और ऐसी बातें, क्या कार्रवाई, क्या बातें, किस तरह के कदम उठ रहे हैं अब इनके खिलाफ? निश्चित तौर पर देखिए अजय जी, जिस तरह से मोहम्मद साद की अगर बात करें तो मोहम्मद साद के बारे में परसों ही इस मामले में न्यूज़ 18 ने सबसे पहले बताया था। और मोहम्मद साद जो है, जो शख्स है जिसके खिलाफ आज दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एफआईआर रजिस्टर किया है, उसके साथ साथ कई अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो इसके बारे में शुरुआती तौर पर सबसे पहले न्यूज़ 18 ने ही इस मामले की जानकारी दी थी। और उसकी जो संदिग्ध भूमिका, जिस तरह से इस मामले को कोरोना वायरस और निजामुद्दीन में जिस तरह से एक मामले को देखने को मिला था, और इसकी जो लापरवाही और इसकी लापरवाही की वजह से जिस तरह से हजारों लोगों को भरमाया गया, उसको भटकाया गया, तो कहीं न कहीं उसी का ये नतीजा है कि आज हजारों लोग जो हैं इस मामले से प्रभावित हो रहे हैं। और इस मामले में एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा कि तकरीबन 50 और ऐसे नए पॉजिटिव केस के बारे में जानकारी मिली है जो तमिलनाडु के रहने वाले लोग हैं, और उसका भी कनेक्शन निजामुद्दीन से जुड़ रहा है। वो लोग भी आए थे यहाँ पर, तकरीबन 501 लोग तमिलनाडु से आए थे, उसमें 50 नए और जो मामले हैं वो देखने को मिला है। और ये मोहम्मद साद की अगर बात करें तो ये निजामुद्दीन वाला जो मुख्यालय है वहाँ का ये सबसे प्रमुख वहाँ का मौलवी है, ये सबसे वरिष्ठ मौलवी है, और इसने ही
तमाम लोगों को भड़काया था। लेकिन भड़काना और एक धर्म के नाम पर जिस तरह से लोगों को भड़काना और उसके बाद जिस तरह से इस बात की जानकारी होना कि ये तमाम जो विदेश से जो लोग आए हैं वो इस मामले में प्रभावित हो सकते हैं, वो संक्रमण और फैला सकते हैं, इस मामले की जानकारी होने के बावजूद उन तमाम जानकारियों को छुपाना कहीं न कहीं इसके जो कानूनी जो इन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही इस मामले की तफ्तीश का जिम्मा दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को भी सौंपा जा सकता है और क्राइम ब्रांच इस मामले में तफ्तीश करेगी ये महज हादसा है या कोई सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे मामले को अंजाम दिया गया। शंकर, ये अपने आप में परेशान करने वाली तस्वीर, खबर और जानकारियां जो तबलीगी जमात से जुड़ी हुई निकल रही हैं, इनको तो सिर्फ कोरोना नहीं और दिनों में भी पड़ताल करने की जरूरत है कि ये जमात बातें कौन सी करता है, किन बातों को लोगों के बीच फैलाता है, किस जाहिलियत को भरता है लोगों के बीच, जैसी बातें इसमें इस ऑडियो क्लिप में करता सुनाई दे रहा है ये मौलाना। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी के लिए शंकर। और देश मुसीबत में है, लोग लड़ रहे हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर पर शांति से बैठने को तैयार नहीं हैं। मुरादाबाद में गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली एक सिविल डिफेंस के कर्मचारी का भाई सरकारी जैकेट पहनकर लोगों तक जहरीली शराब पहुंचाने का काम कर रहा था। कब से बेच रहे हो अभी? अपने पीने के लिए लाए थे साहब। कितनी? 20 लीटर? नहीं 20 लीटर नहीं था। शराब का लीवर खराब है मेरा, शराब का आदी हूँ मैं, इससे बर्दाश्त नहीं हुई। 14 दिन 10 दिन से बर्दाश्त कर रही थी। हमारी नागपुरी पुलिस जो है वो मूवमेंट पे थी और इसी दौरान जो है पुलिस को सूचना मिली कि जो 2 व्यक्ति हैं और वो सिविल डिफेंस की वर्दी पहन कर और कच्ची शराब का जो है वितरण कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो इस सूचना पर हमने उनको जो है अरेस्ट किया और वो एक्टिवा गाड़ी थी उनको। जौनपुर में आबकारी और पुलिस विभाग की टीम ने मिलकर के मीरगंज के राजापुर रियत गांव में छापा मारा। पुलिस को खबर मिली थी कि अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। गांव में कई घरों में कच्ची शराब बनाकर बेची जा रही है। इस छापेमारी में पुलिस ने 50 लाख रुपए की अवैध शराब का जखीरा बरामद किया है। 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और इनसे पूछताछ में 9 और लोगों के बारे में जानकारी मिली है और इनकी भी अब तलाश में जुटी है। शराब का धंधा पकड़ा गया है। इसमें लोग स्प्रिट वगैरह ला करके शराब बनाते थे। इनके पास से 3400 लीटर शराब पकड़ी गई है और 80 पेटी बनी पैक हुई पकड़ी गई है, जिसमें हर एक में 45 शीशियाँ थी। ये इनका जो गैंग है, इसमें ये 9 लोग प्रकाश में आए हैं, 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकी की तलाश की जा रही है। एक ऐसी जंग जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस घर बैठना है। घर बैठे रहिए। लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ आपके लिए। स्वागत है आपका एक बार फिर से और अब दिखाते हैं आपको कोरोना से जुड़ी 5 इस वक्त की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर, भदोही में पुलिस को 11 बांग्लादेशी नागरिक मिले हैं। ये सभी 4 मार्च को दिल्ली से आए थे भदोही और 27 फरवरी से 3 मार्च तक सभी यहीं पर रुके थे। लखनऊ से बड़ी खबर, काकोरी में पलिया गांव की जामा मस्जिद में 10 बांग्लादेशी पकड़े गए। 19 मार्च से मस्जिद में रह रहे थे। पुलिस ने सभी के ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स चेक किए और इनका टेस्ट भी करवाया है। मुजफ्फरनगर से खबर, 25 युवक दिल्ली की जमात में शामिल हुए थे। अब जमातियों को खोज रहा है प्रशासन। मदरसों और मस्जिदों में जाकर पुलिस तलाशी ले रही। प्रयागराज में पूरे शहर को सैनिटाइज किया गया है। जिले में अब तक कोई मरीज नहीं मिला है। दिल्ली से आने वालों को किया जा रहा है आइसोलेट। देवरिया में लॉकडाउन के दौरान पैदा हुए बच्चे का नाम रखा गया है लॉकडाउन। दंपति ने कहा देश हित में है लॉकडाउन। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने RIL का आभार जताया है। कोरोना से निपटने के लिए PM केयर्स फंड में योगदान के लिए प्रधानमंत्री ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को धन्यवाद कहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कोरोना के खिलाफ PM केयर्स फंड में 500 करोड़ का डोनेशन दिया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कंपनी को यह आभार जताया है और लिखा है कि पूरी रिलायंस टीम कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रभावी योगदान दे रही है, चाहे वो स्वास्थ्य सेवा में हो या फिर लोगों की मदद करने में। PM मोदी का ट्वीट रिलायंस को धन्यवाद कहते हुए और फिर लोगों की मदद करने में कंपनी सक्रिय रही है, ये भी लिखते हैं PM मोदी।
लॉकडाउन के दौरान रिलायंस जियो की बड़ी पहल, जियो कस्टमर्स को मिलेगा 100 कॉलिंग मिनट फ्री। 17 अप्रैल तक कभी भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं 100 कॉलिंग मिनट का। साथ में 100 फ्री एसएमएस भी दिया जाएगा। लॉकडाउन के दौरान आप अपनों से कनेक्टेड रह सकें, इसलिए जियो का ये ऑफर, फ्री ऑफर। जियो ने यह भी कहा है कि अगर इस दौरान आप रिचार्ज नहीं भी करवा पाते हैं तो इनकमिंग कॉल बंद नहीं होगी। पीएम मोदी ने योग गुरु रामदेव की तारीफ की है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर बाबा रामदेव की तारीफ की है और कहा है कि योग गुरु देश सेवा में हमेशा से आगे रहते हैं। कोरोना से निपटने के लिए रामदेव ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खुशी पलों में और भी खबरें, बने रहिए हमारे साथ।